सवाल जो रह गए हैं वो फिर करवा दूंगा, वो जल्दी हो जाएंगे फिर बाद में। अभी थोड़ा सा ये है कि मैं चैप्टर, क्योंकि बाकी ग्रुप्स के अंदर तकरीबन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा एक टॉपिक एक स्टार्ट कर लेते हैं ताकि चैप्टर में आ जाएं, फिर आराम से करवा दूंगा। ठीक है, चैप्टर 8 वेव साउंड एंड मोशन। चैप्टर 8 वेव साउंड एंड मोशन। चल बेसिक डेफिनेशन की बात अगर करेंगे, अच्छा इसकी भी थ्योरी जो है वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा पेज पर, तो वहां से आप लोग जो है वो इसकी थ्योरी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐसी होंगी जो एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे लिखवाऊंगा, तो नोट भी करते जाइएगा साथ साथ, ताकि कंपैरिजन में आसानी हो आप लोगों को। ठीक है, मैं पहली बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं एसएचएम की तरफ जा ही नहीं रहा, पहले मैं बहुत नॉर्मल से टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, पेंडुलम के टॉपिक से। ठीक, क्या होता है पेंडुलम? पेंडुलम को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी भी मास से, अगर हम किसी भी मास को एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया? गैर लचकदार, यानी कि जिसमें इलास्टिसिटी ना हो। अगर आप ऐसी स्ट्रिंग के साथ किसी मास को अटैच कर दें और उस स्ट्रिंग को किसी एक पॉइंट से फिक्स कर दें, तो वो चीज क्या बन जाती है आपके पास? वो चीज क्या बन जाती है आपके पास? पेंडुलम बन जाती है। क्या? इफ अ मास इज अटैच्ड विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अगर आप एक मास को एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें, यानी कि जिसमें इलास्टिसिटी ना हो, तो वो चीज बन जाती है पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के अगर आप फॉर्मूले की बात करें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो आप पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। और अगर हम फ्रीक्वेंसी का लिखना चाहें तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 1/2π√g/L। तो इन दो फॉर्मूलों को नोट करें। उसके बाद हम लॉस की बात करते हैं कि पेंडुलम के 4 लॉस कौन कौन से होते हैं। पढ़े ना आप लोगों ने पेंडुलम के लॉस? जी, जल्दी से जरा जवाब दीजिएगा। 4 लॉस पढ़े हैं ना पेंडुलम के सबने? जी, चैप्टर 8 स्टार्ट करा है। चलें जी, चलें अभी याद आ जाता है। पहले ये दो फॉर्मूले कॉपी कर लें कि पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√g/L। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो रेसिप्रोकल कर दिया इस फॉर्मूले को, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। लॉज ऑफ पेंडुलम, 4 लॉज होते हैं पेंडुलम के बेसिकली, जो टाइम पीरियड के लिहाज से होते हैं। क्या? पहला लॉ होता है लॉ ऑफ मास, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ लेंथ, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटी, और चौथा लॉ है लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड। ये 4 लॉज होते हैं पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड। लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड। आपको फॉर्मूले से चारों लॉज खुद ही समझ में आ जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ मास, क्या टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम मास पर डिपेंड कर रहा है? जल्दी से बताएं। नहीं कर रहा, तो लॉ ऑफ मास क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यही है लॉ ऑफ मास। लेंथ, टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होता है? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी,
टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ग्रेविटी। एम्पलीट्यूड, फॉर्मूले में कहीं एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है? कहीं पे भी नहीं। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये चार लॉज होते हैं आपके पास पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड, जिसको आपने प्रैक्टिकल में भी करा होगा। मैट्रिक में भी ये प्रैक्टिकल है लॉज ऑफ पेंडुलम का, फर्स्ट ईयर के अंदर भी है। और अगर फर्स्ट ईयर में नहीं करवाते तो लॉ ऑफ ग्रेविटी से ग्रेविटी की वैल्यू निकलवा रहे होते हैं। तो ये चार लॉज को कॉपी कर लीजिए और फिर मुझे बताइए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, और अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? लास्ट लॉ रिपीट कर दूं? लास्ट लॉ बेटा, लास्ट लॉ क्या है? एम्पलीट्यूड। आप अगर फॉर्मूले को देखें टाइम पीरियड के, तो क्या टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है? कहीं पे भी एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा। आपको 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड सिर्फ लेंथ और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ना वो मास पर डिपेंड करता है, ना वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। यानी कि आप मीन पोजीशन से आप जितना भी इसको डिस्प्लेस करा दें, उससे टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये चार लॉज होते हैं पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड। इसको आपको जहन में रखना है और इन दो फॉर्मूलों को जहन में रखना है, इसके टाइम पीरियड के और फ्रीक्वेंसी के। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, उसको करते हैं। न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे से, जो कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पेपर में भी एक आध दफा आ चुके हैं। चलें जी, मैं लिखता जाऊंगा, आप लोग जवाब देते जाइएगा। बहुत आसान सी चीज है। चलें, मैं फॉर्मूला भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। क्या हम इससे अगर एक रिलेशन देखें तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी। तो क्या अगर मैं इससे एक फॉर्मूला बनाना चाहूं टाइम पीरियड का, तो क्या अगर मैं इससे एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो क्या मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला इससे ये बना सकता हूं शॉर्टकट में? किस किस को समझ में आ गया ये फॉर्मूला? यहां पे टी डैश क्या है? जो ग्रेविटी में चेंजिंग आएगी उस वक्त जो टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा वो टी डैश। और टी किसको डिनोट कर रहा है? जो पहले वाला टाइम पीरियड होगा। ठीक है, आ गया ये फॉर्मूला समझ? जल्दी से बताइएगा। सबको क्लियर है? 4 बच्चे सिर्फ जवाब दे रहे हैं। रिपीट कर दें? जब भी तो पूछता हूं बेटा जल्दी बताया करें, फिर आगे बढ़ जाता हूं तो फिर वो सवाल आता है कि ये समझ में नहीं, जल्दी बता दें। देखें, देता हूं। टी डैश का मतलब हो गया 2 पाई कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, ग्रेविटी में चेंजिंग आ रही है। तो वो जी डैश जो भी होगा वो कोई ना कोई वैल्यू चेंज होगी ना। सपोज 1/9 हो गया या 1/3 हो गया, कुछ भी हो गया एक्स वाई जी, तो यहां पर वैल्यू हो गई चेंज। तो वो जी डैश जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ जी गिवन होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। चले, मैं अगर इसको एन जी भी लिख दूं, तो अगर मैं इस चीज को अलग कर दूं 1/√n को, बाकी पूरी चीज दोबारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगी या नहीं? तो इसी को कंसिडर करते हुए मैंने ये शॉर्टकट बना दिया। यहां जी डैश का मतलब क्या है? आप सिर्फ उस नंबर को पुट करेंगे जो जी डैश की वैल्यू होगी, बस। अब क्लियर हुआ मेरा ये पॉइंट? जल्दी बताइए, अब क्लियर हुआ? ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फ्रीक्वेंसी से रिलेशन देखूं, तो फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। सही है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो क्या मैं ये बना सकता हूं? अब तो समझ में आ गया होगा ना ये कैसे बनाया। डायरेक्ट रिलेशन है वो लिख दिया।
यहाँ इनवर्स था तो ये लिख दिया था, आगे दोबारा वही लिख दिया, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ड्राइव होगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन? चलेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए ना। चलें, अब छोटे छोटे से सवाल आप लोगों से पूछूंगा, जल्दी जल्दी जवाब देते जाइएगा, बड़े आसान आसान से हैं, ये दोनों फॉर्मूलों को कॉपी कर लीजिएगा। ये ग्रेविटी में अगर चेंजिंग आए तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, सही है। आंसर जल्दी से। बेटा स्टार्ट में कुछ भी नहीं, यहीं से स्टार्ट है। गौर से देखते हुए, जल्दबाजी नहीं, सवाल देखें पहले क्या लिखा हुआ है। इतना आसान सा सवाल है, उस पर भी आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं। देखें तो पहले क्या लिख रहा हूं मैं। बच्चों सुकून से, कोई जल्दी नहीं है। सवाल पढ़ें, अप्लाई करें, फॉर्मूला भी बता दिया, बचा क्या था? सबका आंसर सही आना चाहिए था। अभी लिखवाया फॉर्मूला, क्या लिखवाया, ये लिखवाया या नहीं? तो अगर जी डैश की जगह जी डैश की वैल्यू पुट करें, दैट इज 1/9, तो क्या आंसर 3t नहीं होगा? 1/9 का रूट 1/3, 3 पलट कर ऊपर आ गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? थ्राइस हो गया या नहीं? क्लियर? 1/9 क्यों? बेटा जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करेंगे ना। ठीक है, जी डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/9, तो 1/9 का रूट क्या होता है? 1/3, 3 पलट कर ऊपर चला गया, तो टाइम पीरियड थ्राइस हो गया। ठीक, इतनी आसान आसान सी चीजें, उस पर भी आप लोग जो है ना जवाब गलत दे रहे होते हैं। सिर्फ जल्दबाजी बस। सुकून से सवाल को देखा करें पहले। अब बताएं आंसर जल्दी से। अभी भी 5t बोल रहे हैं सब, इतने सारे बच्चे। जी डैश 25, तो भाई अब 5 कैसे होगा? अब 1/5 होगा ना। इनवर्स रिलेशन का मतलब ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, समझ में आई बात? जी जी बिल्कुल, 1/5.2 ही होता है, मैंने आपको गलत नहीं कहा, परेशान ना हो। जिन्होंने गलत आंसर कहे थे उनको बोली यही बात। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बिल्कुल हलवा सवाल आते हैं, और इस टाइप का सवाल एक दफा आ भी चुका है। आंसर बताएं जल्दी से। 4 4 4 4। सवाल नहीं देख रहे मैंने क्या लिखा है, सवाल नहीं देख रहे क्या लिखा है। 4 आंसर।
मतलब इतनी आसान चीज पे भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि 1/4 आएगा आंसर। तो 1/16 का रूट क्या होगा? 4 हो जाएगा भाई, 1/4 होगा ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आधा सवाल उस वक्त सॉल्व हो जाता है जब सवाल समझ में आ जाए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आंसर अभी सब घूम जाएंगे। अभी आधे से ज्यादा बच्चे ना घूम जाएंगे अभी। ए भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, सी भी आ गया, सब आ गया। ई नहीं है वो भी आ गया। गुड, एक नया ऑप्शन बना दिया ई। आप लोग यही करेंगे, जो आपका आंसर आ रहा होगा वो ऑप्शन में नहीं होगा, एबीसीडी में एक नया ऑप्शन लगाएंगे ना, ई, उसके ऊपर आंसर लिख देंगे हमारा आंसर ये आ रहा है, आपका सवाल गलत है। सी वाले सही कह रहे हैं। जी बच्चों, कैसी आंसर नहीं होगा? होगा ना। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? टी डैश 1/8, 1/8 यानी कि √8 आंसर। क्या √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो नहीं पूछेंगे ना √8 को मैंने 2√2 कैसे लिख दिया, ये भी बताऊं जी? ये तो नहीं पूछेंगे ना। चलें जी, तो अब ये ऑप्शन नहीं है। अगर ये ऑप्शन होता तो ये आंसर हो जाता। सही है ना? अगर ये ऑप्शन होता तो यही आंसर हो जाता। लेकिन अब जल्दबाजी में ये देखकर नन मार्क नहीं करना है, चेक करना है भाई कि कहीं आंसर घुमा के तो नहीं दे दिया। क्या मतलब? रेशनलाइजेशन कर लें, चैप्टर 6 में सिखाई थी, याद ही नहीं होगी, आधे बच्चों को याद होगी। √2 से मल्टीप्लाई, दोनों एक ही रूट में आ गए, √4 2 होता है, आ गया ना आंसर 4/√2t। बन गया ऑप्शन सी आंसर, बन गया ऑप्शन सी। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं, मेरी मर्जी, मैंने आंसर को ऐसे लिख दिया। आप ये तो चैलेंज नहीं कर सकते ना कि नहीं आपने √2 नीचे क्यों लिख दिया, ये तो गलत बात है। भाई मेरी मर्जी, आप ये कहते हैं कि आंसर गलत लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है।
दोनों का मतलब सेम होता है। मैं तो ऐसे ही आप लोगों की मैच देखना चाह रहा था कि आप लोगों को याद भी है कुछ या नहीं। मैंने ऐसी ऑप्शन बना दिया चेंज करके। क्योंकि अंडर रूट टू आपको नहीं पता 1.4 के बराबर होता है। 1.4 का नीचे का पॉइंट हटाएं, ऊपर 40 लिख दें, तो 10/7 हो जाएगा आंसर। वो भी दिखाऊं करके। मैथ्स। चलें जी, क्लियर हो गया बेटा। ये कैसे बना? जब अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होता है, तो जब दो रूट वाली चीजें मल्टीप्लाई होती हैं एक ही रूट में आ गई, तो 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट 4 2, तो ये 2 बन गया, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, नीचे वाला रूट एज इट इज। आ गया ना आंसर 4/√2। जी जी बिल्कुल नहीं करते। रेशनलाइजेशन ज्यादातर उस वक्त ही करी जाती है, बल्कि तकरीबन यही करी जाती है, लेकिन ये बात मैंने कहा था मैथ्स में होती है। अगर मेरा पॉइंट याद हो कि अगर जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हमेशा हम रेशनलाइजेशन करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने एक ऐसा ही ऑप्शन बना दिया, मेरा दिल चाह रहा था मैं जरा आप लोगों को चेक कर सकूं कि आप लोगों को चीजें याद भी हैं या नहीं, तो मैंने ऐसी बना दिया एक ऑप्शन, थोड़ा सा रिकॉल करवाने के लिए। इसमें परेशानी की बात क्या है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलें जी, क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? गुड। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल आप लोगों से पूछता हूं, थोड़ा सा और, ताकि चीजों को और क्लियर कर सकूं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं। क्या आसान सा सवाल क्या पूछा जाए? चलें ये पूछ लेता हूँ। चलें जी, आंसर बताइए। गुड। टी नहीं गए, टी नहीं गए, सिर्फ सेकंड आएगा फिर। जो आप लोग आंसर बता रहे हैं उसका टी नहीं लगाएं। ए लेवल्स वाले अगर बैठे हुए हैं तो वो परेशान हो जाएंगे कि सर ने सेकंड पेंडुलम क्या लिख दिया। है ना ए लेवल्स वाले भी? अभी बता रहा हूँ सेकंड पेंडुलम क्या होता है। चलें, अगर हम सिर्फ इतने सवाल को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या होगा? टी डैश इक्वल्स टू 1/√g इंटू टी, यही है। तो जी डैश इज 1/16, तो ये हो गया 1/16 का मतलब 1/4, 4 पलट कर ऊपर चला गया, तो टी डैश की वैल्यू हो गई 4t। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने ये लिखा है कि टी जो है वो सेकंड पेंडुलम है। सेकंड पेंडुलम उस पेंडुलम को बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम उस पेंडुलम को बोलते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा अपने पास। मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं सेकंड पेंडुलम से रिलेटेड, इसको नोट कर लें। सेकंड पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकेंड्स। कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये सारी, तो फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी 0.5 हर्ट्ज, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/2। तो 1/2 को हम 0.5 कह सकते हैं। और सेकंड पेंडुलम की लेंथ जो होती है वो 0.99 मीटर या 1 मीटर के बराबर होती है।
ठीक, तो सेकंड पेंडुलम आपके पास क्या होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 सेकेंड्स होता है। तो अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2, दैट इज 0.5 हर्ट्ज। और लेंथ किसके इक्विवेलेंट होती है हमेशा, 0.99 या 1 मीटर के। अगर आप कहें तो मैं आपको लेंथ की वैल्यू भी निकाल के दिखा दूं, या समझ गए? नहीं, ये किसने कह दिया बेटा फर्स्ट की भी लेंथ 1 होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेकंड पेंडुलम की लेंथ कांस्टेंट होती है, बाकी तो कोई भी पेंडुलम होगा आप उसकी कोई भी लेंथ रख सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू थोड़ी होती है। सिर्फ सेकंड पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर। क्या कैलकुलेट करके दिखाऊं या काफी है, समझ गए? बस सिर्फ यही दो और कुछ भी नहीं। नॉर्मल पेंडुलम होता है जिसका लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेकंड पेंडुलम फिक्स होता है। बस ये काफी है, बस यही है आपके लिए। जी, ये तीनों वैल्यूज कांस्टेंट होती है ना सेकंड पेंडुलम के लिए। जब टाइम पीरियड कांस्टेंट तो बाकी चीजें कांस्टेंट हो गई ना। टाइम पीरियड का मतलब हो गया रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तो वो भी कांस्टेंट होगी जब टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो। और जब टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो लेंथ कांस्टेंट हो जाएगी ग्रेविटी के लिहाज से। अर्थ पे लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर, क्योंकि ग्रेविटी 10 होती है। आप फॉर्मूले से ड्राइव करके देख लीजिए, वैल्यू आपको 1 मीटर मिलेगी। T इज इक्वल टू 2 π√L/g। ठीक, यहां तक बात क्लियर है मेरी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? A-levels वाले बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सिंपल सी बस एक चीज है कि इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को कि टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है सेकंड पेंडुलम का। ठीक, बाकी अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे आपको मतलब लेंथ के लिहाज से भी बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट के। तो अगर आप इससे भी एक फॉर्मूला बनाएं तो आप ये बना सकते हैं कि अगर लेंथ में वेरिएशन आए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बनेगा या नहीं जी? बेटा सेकंड पेंडुलम से पहले मैंने सिर्फ पेंडुलम के बारे में सब कुछ पढ़ाया आज। चैप्टर 3 हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। ठीक है, मटेरियल आप लोगों को मिल चुका है, जरा सॉल्व करिएगा मटेरियल। अच्छा मटेरियल है फिजिक्स का, आप लोगों को मजा आ रहा होगा अगर आप लोगों ने सॉल्व करें सवाल उसके। तो बेटा आप लोग लेने नहीं आए होंगे। नहीं बेटा, मैसेज आएगा आप लोग के पास तो आप लोग फिर लेने आ जाइएगा। टाइम पीरियड का लेंथ से हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। टाइम पीरियड का लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो मैंने उसी से एक शॉर्टकट बना लिया कि अगर लेंथ में वेरिएशन देंगे तो हम इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बनाकर दिखाया था। मेरे ख्याल से आज आप लोगों को इंशाल्लाह मैसेज आ जाएगा मॉर्निंग वालों को, क्योंकि मॉर्निंग के तकरीबन सारे ग्रुप को मिल चुका है, सिर्फ 1-2 ग्रुप आप ही लोग रह चुके हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को आज मैसेज आ जाएगा, तो आप लोगों को कल आकर लेना होगा। अगर आज मैसेज इंशाल्लाह आ जाएगा। बेटा इससे पहले मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला बताया था ग्रेविटी के लिहाज से, और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से ये बताया था, बस ये दो बताए थे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो ये लेंथ के लिहाज से। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अगर मैं आपसे सवाल ये भी पूछ लूं कि अगर लेंथ जो है पेंडुलम की, वो अगर मैं ये कह दूं कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, अगर लेंथ पेंडुलम की 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप बता देंगे ना? क्या आंसर आएगा?
बिल्कुल सही, कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना ट्वाइस। 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो टाइम पीरियड ट्वाइस हो जाएगा। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है एक सवाल एनटीएस के अंदर ये आया है, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, बताइए क्या होगी। इतना आसान सवाल, वैल्यू में शायद चेंजिंग हो लेकिन फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी, तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, 4 टाइम्स इंक्रीज। एनटीएस में ये सवाल आ चुका है, इतना आसान। तो आसान चीज है, बेसिक आपको सिर्फ फॉर्मूले भी अगर याद होंगे तो आप आसानी इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, जल्दी से बताइएगा। ठीक, जो मैं पीडीएफ अपलोड करता हूं, नहीं बेटा वो वर्कशीट्स नहीं है बुकलेट में, बुकलेट में वो वर्कशीट नहीं है, बुकलेट के अंदर टोटली अलग मटेरियल है। कुछ एक आध सवाल होंगे उसमें लेकिन वो नहीं होंगे। जी जी, आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कल या परसों ही मिल जाएगा। मॉर्निंग वालों को बेटा सबको मिल चुका है, सिर्फ आप लोग शायद एक आध ग्रुप रह गया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज मैसेज आ जाएगा, तो कल तक इंशाल्लाह आप लोगों को भी मिल जाएगा। M13 वालों को मिल चुका है। जी चलें जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, टाइम कम रह गया है, छोटी छोटी सी चीजें समझा दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, और जो सवालात रह गए 3-4 उसको भी करके चैप्टर 9 को बिल्कुल एंड कर देंगे। इसकी थ्योरी आप लोगों को इंशाल्लाह रात में अपलोड कर दूंगा अभी, या अभी कर दूंगा या फिर टाइम मिला तो। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक दो डेफिनेशन समझा दूं ताकि क्लास फिर एंड कर देंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रह गया। पीरियोडिक मोशन की अगर बात करें तो क्या होता है पीरियोडिक मोशन, रिपीटेटिव मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा हो। जैसे कि पेंडुलम का मोशन होता है, क्या होता है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दोबारा मीन, मीन से एक्सट्रीम, तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा होता है अपने आप को। तो रिपीटेटिव मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कहते हैं, सही है। या स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर एक ऑब्जेक्ट को आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और अगर आप उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो वो स्प्रिंग क्या होती है, वाइब्रेट करती है ना, अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। तो ये भी क्या है आपके पास एक पीरियोडिक मोशन है। इवन कि अगर आप एक स्केल को किसी जगह पे फिक्स कर दें और स्केल को दूसरे एंड से इस तरीके से प्रेस करें तो वो भी वाइब्रेट करता है, तो ये भी वाइब्रेटरी आपके आप पीरियोडिक मोशन है। तो क्या होता है पीरियोडिक मोशन, रिपीटेटिव मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या ऐसा मोशन जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा हो। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी पीरियोडिक मोशन के अंदर ही आप आ जाते हैं किस पर, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन में। वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, ये भी यही चीज है ना। क्या डिफाइन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट देयर मीन पोजीशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, यही कहते हैं ना। एग्जाम्पल्स बेटा मैंने बताई, तो मैंने कहा स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच है, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कराएंगे, मास को फोर्स लगाकर, जैसे ही स्प्रिंग को आप दोबारा फोर्स को हटाएंगे तो वो स्प्रिंग क्या होती है, अप एंड डाउन इस तरीके से मूव करती है। पेंडुलम का मोशन हो गया, ये सारे क्या है आपके, वाइब्रेटरी मोशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है, रिपीटेटिव मोशन भी है। या प्रोजेक्शन का टॉपिक आप पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, या मैंने आपको स्केल की एग्जांपल दी कि अगर एक स्केल को आप एक जगह से फिक्स करके दूसरे एंड को उसको प्रेस करें तो वो भी वाइब्रेट करता है। तो ये सारे आपके पास क्या हैं, वाइब्रेटरी या पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को किस तरह डिफाइन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। पेंडुलम भी क्या है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, दोबारा मीन पर आता है, फिर डिस्प्लेस होता है, दोबारा मीन पर आता है। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत बेसिक सी।
जी बच्चों, इन दो डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पीरियोडिक मोशन बेटा रिपीटेटिव मोशन, जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो, रिपीटेटिव मोशन को आप पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक भाई, एक लास्ट डेफिनेशन। सर टाइम कितना है हमारे पास? अच्छा जी, 5 मिनट हैं। SHM की बात करते हैं। SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस तरह डिफाइन करते हैं आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को? ऐसा वाइब्रेटरी मोशन या ऐसा पीरियोडिक मोशन, यानी कि SHM के लिए मोशन वाइब्रेटरी होना लाजमी। ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। और उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। जैसे कि पेंडुलम का मोशन क्या होता है? आपने पेंडुलम के मोशन को भी प्रूफ किया होगा ना कि वो SHM एग्जीक्यूट करता है। पूरी डेरिवेशन करी थी आपने उसकी कि उसकी भी एक्सेलरेशन कहाँ होती है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हम डिस्प्लेस कराते हैं उसको एक्सट्रीम पर, वो दोबारा मीन की तरफ मूव करता है, फिर मीन से एक्सट्रीम जाता है, फिर दोबारा मीन की तरफ आता है। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन बॉडी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो? चलिए मैं स्प्रिंग मास सिस्टम को आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूं। वैसे डेरिवेशन का कोई काम नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि थोड़ी सी चीज रिकॉल हो जाए आप लोगों को। एक स्प्रिंग के साथ एक मास को अटैच कर दिया, सपोज के उसकी मीन पोजीशन, फिर हमने उसको फोर्स लगाकर स्ट्रेच कर दिया। सपोज के वो कितना डिस्प्लेस हो गया? एक्स डिस्प्लेसमेंट उसने कवर कर ली। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप ये पढ़ते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। क्या मतलब हुआ? जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे बॉडी उतनी ज्यादा डिस्प्लेस होगी, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट, हम इस फोर्स को विद इन द इलास्टिक लिमिट कह रहे होते हैं। क्यों? ये बात आपको पता ही है कि अगर आप स्प्रिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, सही है, तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाती। सही है, तो इसीलिए हम क्या बात कर रहे होते हैं? ये जो फोर्स हम लगाएंगे, जो एक्सर्ट करेंगे, वो विद इन द इलास्टिक लिमिट होगी। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी डिस्प्लेस होगी। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है। यहां कांस्टेंट के तौर पे हम क्या लगाते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट के, और साथ में क्या लगाते हैं? माइनस की साइन। क्यों माइनस की साइन लगती है? माइनस की साइन इसलिए लगती है क्योंकि जब आप इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। तो बेसिकली ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि बॉडी को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाती है। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हम यहां माइनस की साइन लगाते हैं। F किसके बराबर? ma माइनस के एक्स एज इट इज। अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करूं तो वो ये हो जाएगा। जिस तरह प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो कांस्टेंट के तौर पर कोई ना कोई चीज लगती है, उसी तरीके से जब कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगती है। अब हो गया ना प्रूव SHM, क्योंकि SHM के लिए ये कंडीशन वैलिड होना लाजमी है। क्या के कांस्टेंट नहीं है? बिल्कुल कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं ना के को। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास चेंजेबल क्वांटिटी नहीं है, तो दोनों चीजें कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन आती है। तो हो गया ना प्रूव ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। कोई काम नहीं डेरिवेशन का, सिर्फ रिकॉल करवाया है मैंने, सिर्फ रिकॉल करवाया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात?
यहाँ तक बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? जी बच्चों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताइए। मैंने सिर्फ रिकॉल करवा दिया आप लोगों को कि इस तरीके से आप प्रूफ करते थे स्प्रिंग मास सिस्टम को। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिए। क्या कहा था मैंने? ऐसा वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्शन कहाँ होती है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये कंडीशन वैलिड होना लाजमी। फिलहाल यहां तक रखेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, आप लोगों को याद भी होगा, प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM, जिसमें आप सारे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। 15-17 फॉर्मूले जो हैं वो सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। याद उसमें से सारे नहीं करने होंगे, क्योंकि मीन और एक्सट्रीम वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मीन पर आपको पता है x0 होता है, एक्सट्रीम पे आपको पता है x0 के बराबर। तो वो जब करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको फॉर्मूले जहन में रखने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन का। फिलहाल आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सर नजमी की क्लास होगी, फिजिक्स की, तो लिहाजा लाजमी ज्वाइन करिएगा। अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों की सर नजमी की क्लास है, सही है, फिजिक्स की, लाजमी ज्वाइन करिएगा। फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। नौनिहालो, फौरन मुझे पहले तो तेजी के साथ, इससे पहले कि मैं तफसील के साथ तमाम बात करूं, सबसे पहले तो आप मुझे जो है वो ये बता दें। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, कैमरे के सामने आ रहा हूँ 1 मिनट कैमरे के सामने। पहले तो मेरे बच्चों जैसे आप बता दें कि मैं 10 मिनट का आपको वफ़ा दूं या ये कि कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट तो सिर्फ आपको समझाना है, कुछ बहुत सारी बातें करनी है।